अगर मैं अगर डुमरी की सिर्फ बात करूं कि मैं अपने आप को मान लो कि मैं डुमरी का विधायक हूं, अगर मैं डुमरी के बारे में सोचूं तो मैं अकेला 20 साल मैं 3 बार 4 बार अगर जीत जाता हूं तो मैं रह सकता हूं अकेला। चाहे बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, कांग्रेस के साथ आप जाना चाहें तो वो कौन सी एक पार्टी होगी? मतलब ये एक तो चुनाव करना देखिए पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है अगर आप किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो क्लियर कट बात करने में ठीक रहेगा। शादी का क्या विचार कब कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं? टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। आखिर वे कब शादी करने वाले हैं, किससे शादी करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उनकी घनिष्ठता बताई जाती है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, वे किस गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, क्या वो हेमंत सोरेन के साथ इंडिया ब्लॉक में जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ एनडीए ब्लॉक में जाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे राज खोल दिए हैं और उनका एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तमाम तरीके के खुलासे किए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी सब खबर पर, और आपको बताते चले कि अगर आप टाइगर जयराम महतो से प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो कब शादी करने वाले हैं, क्या वे बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी अफवाहें तो हमेशा उड़ती चली आ रही है और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी घनिष्ठता भी बताई जाती है। इन सारी बातों पर टाइगर जयराम महतो ने बड़ा खुलासा कर दिया है, और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप टाइगर की जुबानी उन्होंने जो राजफाश किए हैं जरा वो बयान सुनिए। शुरुआत हुई थी और जब हमारी सभाओं में हजारों हजार की संख्या में लोग आते थे तो जो स्थापित नेता हैं वो यही कहते थे कि लोग सुनने आ रहे हैं, लड़का अच्छा बोलता है, स्पीच अच्छा देता है, लेकिन ये चुनाव में मतलब पानी का गुब्बारा न जाने किस तरह की टिप्पणियां करते थे, ये हवा साबित होगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक करारा उत्तर मिला है कि निरंतर अगर लगातार बने रहें, लगातार मेहनत करें, संघर्ष करें, तो निसंदेह एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और हम लोग उस चीज़ को रियलिटी में करके दिखाए हैं कि 2 सालों के इस दरमियान में ही इस राज्य में हम लोग 7 से 8% वोट जो शेयर है वो लेकर आए हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, एक नवेले संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जयराम जी, जो मैं देख रहा हूँ लगातार आपको सोशल मीडिया में या फिर अलग अलग जगहों पर, तो देखता हूँ कि गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, और एक किस्म का जो कहें कि विधायक बनने के बाद जो टशन और अकड़ है ना, वो भी दिखता है साफ साफ। देखिए, गुस्सा अलग चीज़ है, अकड़ अलग चीज़ है। हम लोग में गुस्सा है, और उसके लिए ये जानना होगा कि मैं डायरेक्ट जनता के बीच से आता हूँ। अगर मैं एक नेता की तरह होता, अगर मेरा व्यवहार नेता की तरह होता, अगर मेरा रहन सहन नेता की तरह होता, शायद मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं डायरेक्ट जनता के बीच से आता हूँ, और उनकी दर्द को देखने के बाद मुझे में एक बौखलाहट होती है, मेरे अंदर एक आक्रोश सा, एक अंगार सा फूटता है। उदाहरण के लिए बोकारो की घटना, चूंकि मैं उनके बीच के, उनके जैसा हूँ। अगर मैं विधायक नहीं बनता तो मैं भी शायद किसी नौकरी की तैयारी करता, तो कर ही रहा था, पीएचडी का स्कॉलर हूँ। तो सीधे गोली मार दिया जाता है, जमीन पूर्वजों ने दिया है, 1 2 नहीं 33,000 एकड़ जमीन दिया है, और एक 4th ग्रेड की नौकरी मांगने के क्रम में जान से मार दिया जाता है। लोकतांत्रिक भारत में सियासत सीधे जान से मार देती है, तो मैं उनके बीच का हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो इसलिए मेरा गुस्सा होने का कारण यही है कि मैं उनके बीच से आता हूँ। अगर मैं विधायक को जैसा होता, उनके जैसा मैं होता, तो शायद मैं भी परिस्थितियों के अनुसार समझौता कर लेता, किसी मुद्दे पे बात करता, किसी मुद्दे पे बात नहीं करता, और मैं निकल जाता। लेकिन मैं उनके बीच के से आता हूँ, उनकी समस्याओं को सीधे दिल से लेता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने मुझे विधानसभा बोकारो बोल के अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास क्यों किया, जबकि उनके उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए बागमारा, सिंदरी, निरसा, चंदन क्यारी के विधायक आए। आपके बगोदर के पूर्व विधायक, बगोदर कहाँ और बोकारो कहाँ, जिसका कोई संबंध नहीं, ना वैचारिक संबंध, ना एरिया भौगोलिक संबंध, तो वहाँ से उठकर वो चले गए समर्थन देने के लिए। तो ये तो आश्चर्य और अचरज की बात है कि मेरा वहाँ जाने से ही उनको आपत्ति क्यों हुई। देखिए, अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, अगर आप परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, तो विवादों से आपको सामना करना पड़ेगा। विवाद आपका वहाँ होता है जहाँ अन्याय होता है, जहाँ करप्शन होता है। तो अगर आप करप्शन से समझौता कर लें, अगर आप अन्याय से समझौता कर लें, तो विवाद में आप नहीं रहेंगे, आप भी मौन हो जाइए, आप भी उन मुद्दों को स्किप कर जाइए, तो आप किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ेंगे। विवादों में पड़ना या फिर कुछ विषय आपका विवाद होने का कारण यही है कि आप किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटते हैं, सामने आके उसका मुकाबला करते हैं। ऐसा हमें लगता है कि विधायक बनने के बाद मकोली जो क्वार्टर का मामला था, उसके बाद तो कोई ऐसा विवाद हम अपने आप को नहीं पाए।
लेकिन ये श्वेता मान रहे हैं सिंह ना का कि वो मामला उन्होंने विवाद खुद बहुत एराइज बढ़ा किया था। था। हाँ, बढ़ा था। और एक बोकारो का जो मामला हुआ, तो ये हमारे कारण तो नहीं है कि हमने उसे क्रिएट नहीं किया। अगर हम वहाँ चले जाते बाकी विधायकों की तरह, हम आ जाते उस धरना को सामान्य रहती समर्थन देके, तो स्थिति। स्थिति सामान्य होती। आपने विरोध करके विवाद को बढ़ाया। वहाँ जो मकोली की घटना थी, अगर वो प्रशासन नॉर्मली अगर बातचीत करती, लड़कों को बुला के कि भाई आप नियमतः क्वार्टर की मांग करें, 2 बजे रात को जाकर मैंने एक आतंकवादी जैसा ट्रीट करना, अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते हम 2 बजे रात को नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से शुरुआत किसी भी कार्य की नहीं होती है। जब शुरुआत होती है तो फिर मेरी एंट्री वहाँ होती है। वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको अकेला चलना चाहिए। लेकिन आप फिर अगर आप देखेंगे, मैंने वो पहले कहा था कि सत्ता और सिद्धांत, अगर आप सत्ता की बात करेंगे तो फिर आपको सोचना होगा। लेकिन अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो जैसे बाकी विधायक चले हैं, बहुत सारे विधायक हमारे क्षेत्र से आते हैं जो अकेले चले हैं। हालांकि वो अपना व्यक्तिगत सिद्धांत, अकेले चलना। और अगर आप जनता की चिंता करते हैं तो कभी कभी आपको सिद्धांत के इतर होकर सत्ता के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं विधानसभा के हाँ। मैं अगर डुमरी की सिर्फ बात करूं कि मैं अपने आप को मान लो मैं डुमरी का विधायक हूं, अगर मैं डुमरी के बारे में सोचूं तो मैं अकेला 20 साल 3 बार 4 बार जीत जाता हूं तो मैं रह सकता हूं अकेला। लेकिन चूंकि मैं एक पार्टी के रूप में आया हूं और 70,000 वोट मुझे मांडू में मिला है तो मुझे मांडू की भी चिंता है। मुझे 70,000 वोट रामगढ़ मिला है तो मुझे रामगढ़ की चिंता है। गोमिया में मुझे वोट मिला है तो मुझे गोमिया की भी चिंता है। मुझे सिंदरी की चिंता है, मुझे बोकारो की चिंता है, मुझे टुंडी की चिंता है, मुझे बेरमो की चिंता है। तो मेरी परिस्थिति और कॉमरेड साहब की परिस्थिति भिन्न है। ये भविष्य में तो भविष्य में आप इसको संभावना के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप परिस्थितियां अगर रही तो फिर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ऐसे भी 29 तक हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग विधानसभा अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं, काफी मजबूत होकर लड़ेंगे। तो संभावना बन सकती है कि हम लोग इससे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और चुनाव के बाद जो परिणाम होगा फिर सोचेंगे। तो एक तो चुनाव करना देखिए पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो क्लियर कट बात करने में ठीक रहेगा। उस समय आप अपने सिद्धांत को त्याग देते हैं, यानी सिद्धांत नहीं, अब सत्ता। यानी आपका जो सिद्धांत था वो अब उससे आप विमुख हो चुके हैं, आप जनता के हितार्थ के लिए सत्ता चाहते हैं, तो सिंपल एक सिक्का उछाल दिया जाएगा। तो जो सरकार में रहेगी, जाहिर सी बात है, अगर चुनाव से बाद अगर आप अलायंस करते हैं तो ऑब्वियसली जो सरकार जो बनाएंगे उससे तो आप गठबंधन करेंगे। मतलब जो मजबूती में दिखेगी पहले, उसके साथ अगर बाद में जो सत्ता जब रहेगी। परिस्थितियां हाँ, हालात तय परिस्थितियां। करेंगे देखा जाएगा, नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। चलिए। आशा करेंगे जब आपके वैवाहिक कार्यक्रम में जब हम शामिल होंगे और जब आपको देखेंगे 2-3 दिन आपके अनुभव को अनुभव करेंगे, उसके बाद सोचेंगे देखेंगे। इंस्पिरेशन, बहुत से लोगों से इंस्पिरेशन मिल रही है अभी तो। देखिए निसंदेह एक पारिवारिक जिम्मेवारी और राजनीतिक जिम्मेवारी दोनों थोड़ा सा भिन्न है। अभी जिस प्रकार से हम लोग भी देखते हैं, चूँकि हम जब जनता दरबार लगाते हैं तो हमें लगता है 10 में 2-3 विषय आते हैं जो पति पत्नी अपना विवाद को लेकर आती है। तो उनको हम समझाते हैं कि ये विधायक जी का काम नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं बड़ी आशा लेके, तो बताइए किससे बात करना है। तो कभी बोलती है हमारे पति से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारे समधी जी से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारी वाइफ को समझा दीजिए। तो एक विधायक होकर हम बेहिचक फोन लगा के उनको समझाते हैं। कभी कभी तो हमको सुना भी देते हैं, तो हम बुरा नहीं, मेरा एग्रेशन जनता के लिए कभी ना है ना रहेगा। मेरा एग्रेशन करप्शन खिलाफ है, तो हमें कभी सुना भी देते हैं। कभी कभी हमको बोलते हैं कौन, हमें जानता है, तो बोलते हैं हमारे डुमरी के विधायक बोल रहे हैं। तो मैंने जनता है, तो लिहाजा ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। तो आज के दौर में जो है जिस प्रकार से दुनिया भाग रही है, ऐसे में रिश्तों को एक बारीकी से बहुत बखूबी से आपको हैंडल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, कुछ समय लगेगा। नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं? कितने मजबूत? देखिए लोकप्रियता की बात करें और तो बढ़िया है, लेकिन अगर कामों की बात करें तो युवा होने के नाते अगर हम भूल जाए कि हम अभी फिलहाल विधायक हैं, तो बिल्कुल उनके कामों से युवाओं को विशेषकर निराशा हाथ लगी है। 2 करोड़ की नौकरियां गायब है, लगातार निजीकरण हो रहे हैं, नौकरियां घट रही हैं। हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था को संभालने की बात आती है तो फिर अभी वो है, कहते ना जो किसी का नहीं वो सबका, तो वही हाल है। सब लोग ये तो है, चूँकि भले वो सामने हमें इग्नोर करें, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे लीडरों की आवश्यकता है। चूँकि जब वो देखते हैं कि हम 4 बजे रात को मेहनत कर रहे हैं, हम 5 बजे सुबह सभा कर रहे हैं, हम 3-4 दिनों से एक ही कपड़े को पहनकर लगातार कंटिन्यू अपनी सभाओं को विजिट कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 2-4 भोजन निवालों में दिन पार कर दिए हैं, तो पीठ पीछे कहते हैं कि बहुत स्ट्रगलिंग लड़का है। इरफान अंसारी तारीफ करके गए हैं अच्छा। आपकी यहाँ पर। तो स्वाभाविक सी बातें, नज़रें हैं सबकी, लेकिन फिलहाल अभी नज़रों से बचा के रखना है अपने आपको। देखिए चूँकि अब विधायक बन के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, सवाल जो मैंने सदन में उठाए हैं उन पर टीम बन के गई है। जैसे मैंने जो भी मामले सदन में क्वेश्चन के माध्यम से उठाए थे, स्कूल का मामला, वेतन का मामला, तो वहाँ तक एक टीम जांच करने के लिए गई है, जो अच्छी लगी। और बुरी इस बात की कि ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल नहीं है। उपहार की खरीदारी हो चुकी थी, अगर मैं उन उपहारों को नहीं लेता तो कोई माननीय या फिर कोई माननीय के सहयोगी, कोई खास पर्सन उसको रख लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए उपहार लेना मेरी मजबूरी थी। और मेरा मानना है कि उपहार ही नहीं, अब नेताओं पर और अधिकारियों पर इतने रुपए खर्च होते हैं जितना कि कई विकास की योजनाओं में हम खर्च कर सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति में की अगर बात करें, महामहिम राष्ट्रपति की बात करें, तो हमें लगता है कि लगभग 2000 से ज़्यादा सिपाही सैन्य बल सुरक्षा देते हैं। एक व्यक्ति को इतनी सुरक्षा प्रहरी की क्या आवश्यकता है? देश के सर्वोच्च पद पर है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वाभिमान है। ठीक, स्वाभिमान है, अच्छा बात है। तो जनता का स्वाभिमान, जनता का भी स्वाभिमान है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे कि
एक पर्सन पर कितना खर्च हो रहा है। तो प्रधानमंत्री पे कितना खर्च होता होगा, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यानी सेंट्रल जो है उन पे कितना खर्च होता होगा, जो राज्य के नेता मंत्री हैं उन पे कितना खर्च होता होगा। अनुमानित 400-500 करोड़ जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनमें सालाना खर्च हो रहा है। उतनी की हमें हमारी योजनाएँ कहीं आ जाएँगी, उतने तो आम जनमानस की बहुत बड़ी आबादी खर्च नहीं कर पाती है। तो हमें लगता है कि जो तामझाम है, उन तामझाम में कटौती करने की आवश्यकता है। आपने टाइगर जयराम महतो का पूरा बयान सुन लिया होगा। उन्होंने शादी पर बड़ा खुलासा कर दिया, गठबंधन पर बड़ा खुलासा कर दिया, उन्होंने सैलरी पर बड़ा खुलासा कर दिया। और झारखंड के लोगों को तो पहले ये पता ही नहीं था कि आखिर एक विधायक को कितनी सैलरी मिलती है। और टाइगर जयराम महतो जो कि एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय स्तर का नेता बन चुका है, उसने तमाम तरीके के खुलासे कर दिए। आप टाइगर जयराम महतो को क्या आप सपोर्ट करते हैं अथवा उनका विरोध करते हैं? लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि टाइगर जयराम महतो ने अच्छे विधायकों की लंका लगा दी है। इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।